आज हमारी ये लूसेंट की 4th क्लास है, चौथी क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें अशोक के बारे में। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ लूसेंट को पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स किए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस के हों या फिर आपकी आरओ एआरओ के हों या फिर रेलवे हो या फिर आपके कांस्टेबल जीडी के हो या फिर एसएससी सीपीओ सीजीएल के हो, तो उसके आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। उसमें से मतलब जो इंपॉर्टेंट्स है वही मैं आपको करा रहा हूँ। आप इसको कर लेंगे तो आपका लूसेंट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। मेरे साथ आप करते रहिए और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताता रहूँगा, बाकी को मैं फ़िल्टर करता रहूँगा। कैसे अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई, प्रिंसिप को हुई। अब ये अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक पहला शिलालेख आप याद कर लीजिए, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। नंबर 1। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है। तीसरा शिलालेख में इन्होंने कहा है कि राजकीय अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई है। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कौन सा कीजिएगा। 13वां शिलालेख कीजिए, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, और जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसके जो स्थान है वो निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। 3rd, दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। लोरिया आर्यराज, चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। ये 6 स्तंभ लेखों का इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पे 3, 4, 5, 6। और वैसे जो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है वो 7 है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख लुम्बिनी है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुख्य ग्रामीक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं पूछता इसमें से। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रोक दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इम्पोर्टेंट, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब ब्राह्मण साम्राज्य की हम बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। मैं आपको भी लूसेंट पढ़ा रहा हूँ। लूसेंट के बाद मैं आपको घटना चक्र के जो PYQs हैं वो मैं आपको कराऊंगा,
और जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पीसीएस में आते हुए, आरओ में आते हुए, या फिर रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल, उसके आधार पर मैं आपको ये लूसेंट करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें है वो मैं आपको कराऊंगा, और इससे एग्जाम में काफ़ी मिलेगा आपका जो एग्ज़ाम होता है वनडे एग्ज़ाम। पुष्यमित्र सूंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सूंग ने करवाया। सूंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। अभी सातवाहन वंश आ गया। आप लोग जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, इसको आप सोते टाइम सुनिए, या फिर कहीं जा रहे हैं आप, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको सुनिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से फीड हो जाएंगी। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं उनाड्य थे। ये सातवाहन शासकों के समय के हैं। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको? गोलमिक को सौंपा। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सातवाहन शासकों ने कराया था। एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। भारत के यवन राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, यूनानियाई, शक, पहलव, कुषाण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है, इसको आप इस फॉर्मेट में याद कर लीजिए। हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल राज्य साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 180 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता था। मतलब जो सबसे पहले आक्रमणकारी आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उसमें ये सबसे पहले यहाँ पे आए, जो कि हिंद यूनानी थे। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो मिनांडर के प्रश्न थे वो किसके द्वारा उनका उत्तर दिया गया? नागसेन के द्वारा, और मिलिंद पन्नो में इसका वर्णन है।
हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हम बात करें शक। अब यूनानी थे, फिर शक आए, फिर पहला, फिर कुषाण। शक की बात होगी, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। अब इनकी जो पहली शाखा थी, पहली शाखा ने अफगानिस्तान, फिर दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत, ये 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोय था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके भार खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एक झील का निर्माण भी करा, जीर्णोद्धार भी कराया था, उसके बारे में बात करेंगे। जिसका शासन था 130 से 150 ईस्वी और गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, मौर्य द्वारा निर्मित झील थी, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए आप, रुद्रदामन के बारे में जो है। और एक ये सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किया। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब कुषाण आए, हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक राजा, कुषाण। हम कुषाण की बात करेंगे। कुषाण की बात करते हैं कि पहले हिंद यूनानी थे, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। अब कुषाण आए। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची या तोकरी भी कहलाते थे। अब कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण कनिष्क था। इनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर यानी पाकिस्तान थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट ये। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
मैं जो आपको करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। कनिष्क का राजवंश आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। इंपोर्टेंट महाविभास सूत्र की रचनाकार वसुमित्र है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इंपोर्टेंट महाविलास सूत्र। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। इंपोर्टेंट वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कश्मीर कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इंपोर्टेंट कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से दी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इंपोर्टेंट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। इंपोर्टेंट अब गुप्त साम्राज्य की हम बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इंपोर्टेंट श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ये भी इंपोर्टेंट है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की। ये इसका है वीणा वादन करते हुए। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमण की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अब फाइयान जो था चीनी बौद्ध यात्री, वो शासनकाल में आया चंद्रगुप्त द्वितीय के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। अब हम कुमारगुप्त का बात करेंगे। कुमारगुप्त के बाद कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। इंपोर्टेंट स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। ये गुप्तकालीन मंदिर है जो काफ़ी इंपोर्टेंट है, जैसे विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भोमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ये इंपोर्टेंट है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश, और ये भीतरी गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। गुप्त काल में उज्जैन जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 100 दिन तो मैं लिखा हूँ, लेकिन मैं इसको आपको कम से कम 60 दिन में मैं इसको ख़त्म करा दूँगा। आपका 2 मंथ में इसको आपको ख़त्म करा दूँगा, और 2 मंथ में ये आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो उसके बाद आप इसको रिवीजन करते रहिए, जितनी बार रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका आप घटना चक्र लगा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन करके आती है घटना चक्र की किताब, वो लगा दीजिएगा आप, तो काफ़ी अच्छे से आपकी जीएस तैयार हो जाएगी वन डे एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर आपका एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या फिर उसके अलावा सीपीओ सीजीएल का एग्ज़ाम हो, या उसके अलावा आरओ का एग्ज़ाम हो। जो आरओ तक ये आपका काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ जो था गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो कि ललितपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। अजंता में स्थित निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रम एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध ब्राह्मीण धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास की कृति अभिज्ञानम शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब गुप्त वंश के पतन के बाद जो है वो थे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजधिराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया।
शशांक जैन धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इम्पोर्टेंट। चीनी यात्री हेंगजांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेंगसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बनी की रचना की। हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अभी ये है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसको मैं आपको 5वीं कक्षा में कराऊंगा। अभी चौथी कक्षा जो थी ये आपकी यहाँ तक समाप्त हुई। 5वीं कक्षा में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको फिर इसके बाद जो घटना चक्र है उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी को आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।